अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने एडिमा स्टार्ट किया था और एडिमा में हमने इंट्रोडक्शन टू एडिमा पढ़ लिया था। हमने एडिमा को कैसे डिफ़ाइन किया था कि जब भी एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में कहीं पे भी फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। तो फिर हमने ये कहा था कि फ्लूइड की एक्सेसिव एकमुलेशन को हम एडिमा कहते हैं इन टिश्यू में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वास्कुलरली का मतलब हमने समझाया था कि व्हाट इज़ मीन बाय एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड एक्सेसिव एकमुलेशन। तो हमने क्या कहा था कि अगर आप लोग बॉडी फ्लूइड को ले लें, कंपार्टमेंट ले लें एडिमा से रिलेटेड, तो दो जगहों पे फ्लूइड पाया जाता है। या तो इंट्रावास्कुलरली फ्लूइड पाया जाता है, विद इन द वेसल फ्लूइड पाया जाता है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फ्लूइड पाया जाता है, या फिर कार्डियोवास्कुलर से बाहर एक्स्ट्रा वास्कुलरली फ्लूइड पाया जाता है जो कि वेसल के बाहर टिश्यू में पाया जाएगा। फिर हमने ये कहा था कि जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है, तो इंट्रावास्कुलर एनवायरनमेंट को अगर हम लोग ले लें तो इंट्रावास्कुलर एनवायरनमेंट में मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या मूव कर रहा होता है, ब्लड मूव कर रहा होता है। और ब्लड के अंदर क्या होता है, या तो सेल्स होंगे या तो प्लाज्मा होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके ब्लड में पाई जाती हैं, सेल्स होते हैं एंड प्लाज्मा होता है। सेल्स फॉर एग्जांपल आरबीसीज ले लें, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसीज ले लें, तो सेल के अंदर कुछ फ्लूइड होगा दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर विद इन द वास्कुलर सिस्टम। और अगर आप लोग सेल के बाहर ले लें तो दैट इज़ प्लाज्मा मौजूद होता है एंड प्लाज्मा आउटसाइड द सेल फ्लूइड होता है लेकिन वेस्कुलर सिस्टम के अंदर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बट दैट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज़ कॉल्ड इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, विद इन द वेसल होता है। तो विद इन द वेसल भी हमने ये कहा था कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी पाया जाता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी पाया जाता है। अब इन दोनों फ्लूइड को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहते हैं, विद इन द वेसल कहते हैं। फिर हमने एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड की बात करी थी कि एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड विद इन द बॉडी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, टिश्यू में। तो हमने क्या कहा था कि एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड मतलब वेसल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है एडिमा से रिलेटेड तो या तो टिश्यू में पाया जाएगा या फिर हमारी बॉडी में टिश्यूज़ में कहीं पे खाली कैविटीज़ पाई जाती हैं। ऑर्गन को कवर करने के लिए मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिसके अंदर खाली कैविटीज़ होती हैं और उस कैविटीज़ में फ्लूइड होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वास्कुलरली टिश्यूज़ के अंदर या तो विद इन द टिश्यू कहीं पे फ्लूइड पाया जाएगा और या फिर वो खाली कैविटीज़ में फ्लूइड पाया जाएगा। तो अगर हम टिश्यू की बात कर लें तो टिश्यू में हमने कहा था कि टिश्यू में सेल्स पाए जाते हैं और सेल के 20 स्पेसेस पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो अगर टिश्यू में सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। लेकिन अब ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड वेसल के अंदर नहीं है, ये वेसल के बाहर टिश्यू में पाया जा रहा है, तो दैट इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रावास्कुलरली वेसल के बाहर पाया जा रहा है। अब अगर हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस की बात करें तो हमने क्या कहा था, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है एंड दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये फ्लूइड भी टिश्यू में पाया जा रहा है, वेसल के अंदर नहीं पाया जा रहा, ब्लड के अंदर नहीं पाया जा रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रावास्कुलरली। अब बॉडी कैविटीज़ की हमने जिक्र करी थी कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कहाँ पे कैविटीज़ होती हैं, लंग को कवर करने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लूरा। अब उसके दो लेयर होते हैं विज़रल एंड पैराइटल प्लूरा, उसके बीच खाली कैविटी होती है और उसमें फ्लूइड होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। तो हर जगह पे मुख्तलिफ आर्गन्स को कवर करने के लिए मेम्ब्रेन्स होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं और उसमें फ्लूइड होता है एंड दैट फ्लूइड कॉल्ड ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अब ये भी सेल के अंदर नहीं पाया जा रहा, ये सेल के बाहर पाया जा रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये भी वेसल के अंदर नहीं पाया जा रहा, वेसल के बाहर पाया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड। तो हमने क्या कहा कि इंट्रावास्कुलर फ्लूइड पाया जा रहा है हमारी बॉडी में या तो वेसल के अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है एंड दैट इज़ टू टाइप्स, ICF, ECF, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। लेकिन दैट इज़ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, ठीक है। और ये जो बाकी सारे फ्लूइड हैं दैट इज़ ICF विद इन द टिश्यू एंड ECF इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ये क्या है, ये फ्लूइड है या तो एक्स्ट्रासेलुलर है या तो इंट्रासेलुलर है, बट दैट इज़ एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड, ठीक है। अब हमने एडिमा को डिफाइन कैसे किया था कि अगर इंट्रावास्कुलरली विद इन द सेल अगर आरबीसीज के अंदर फ्लूइड की एकमुलेशन एक्सेसिव हो जाए तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एडिमा।
अगर प्लाज्मा का जो नॉर्मल अमाउंट है उसमें जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एडिमा। तो जब भी इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में एक्सेसिव एकम्युलेशन होगी, ये एक्सेस होगा, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एडिमा, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एडिमा। एडिमा किसे कहेंगे कि जब भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड में अगर टिश्यूज़ के सेल्स में कहीं पे भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सेसिव एकम्युलेट हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा, दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की एक्सेसिव एकम्युलेशन हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। अगर ट्रांससेलुलर फ्लूइड में कहीं पे भी एक्सेसिव एकम्युलेशन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। तो एक्स्ट्रावास्कुलरली कहीं पे भी फ्लूइड की एक्सेसिव एकम्युलेशन होती है, चाहे विद इन द सेल है चाहे आउटसाइड द सेल है, तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा, दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। अब एडिमा एक्स्ट्रावास्कुलरली या तो ICF होगा, या तो इंटरस्टिशियल होगा, या तो ट्रांससेलुलर होगा। अब अगर ICF एक्सेसिवली एकम्युलेट होता है, ये ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर एडिमा। विद इन द सेल हो रहा है ना, ये एक्सेसिव एकम्युलेट हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर एडिमा, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर। अगर इंटरस्टिशियल है तो दैट इज़ इंटरस्टिशियल एडिमा, इंटरस्टिशियल एडिमा। अगर ट्रांससेलुलर है तो दैट इज़ ट्रांससेलुलर एडिमा। तो ये 3 किस्म के एडिमा होते हैं और हम ये 3 किस्म के एडिमा पढ़ेंगे, या तो सेल के अंदर है, या तो इंटरस्टिशियल है, या फिर ट्रांससेलुलर है। कहीं पे भी एक्सेसिवली एकम्युलेट हो जाए, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड मौजूद होता है उससे ज़्यादा एकम्युलेट हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। आज हम पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर एडिमा। इंट्रासेलुलर एडिमा का मतलब क्या है, हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आज इसको। तो लॉजिकली अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझें तो इंट्रासेलुलर एडिमा क्या होता है कि अगर ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है, और सेल के बाहर हमने क्या कहा था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नॉर्मल फ्लूइड होता, ठीक है, यहाँ पे जो H2 होगा उसका अमाउंट नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी H2 होगा, अमाउंट नॉर्मल होगा। अगर इसमें एक्सेसिवली एकम्युलेट हो जाए किसी भी वजह से जो वाटर है वो विद इन द सेल एक्सेसिवली एकम्युलेट हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर एडिमा, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर एडिमा। अब इंट्रासेलुलर एडिमा होता क्यों है, ठीक है, उसके कुछ काजेज़ होंगे। तो बेसिकली 3 बेसिक काजेज़ होते हैं फॉर इंट्रासेलुलर एडिमा। द फर्स्ट काज इज़ ICF, हाइपर ऑस्मोलर। इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाए। बॉडी फ्लूइड में आप लोग को डिटेल से समझ आएगा व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोलैरिटी एंड टोनिसिटी, ठीक है। तो अगर ICF जो है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाए तो दैट लीड टू इंट्रासेलुलर एडिमा। सेकेंड काज फॉर इंट्रासेलुलर एडिमा इज़ ECF, हाइपोऑस्मोलर। ICF ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो हाइपोऑस्मोलर हो चुका है तो दैट लीड टू इंट्रासेलुलर एडिमा। हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। द थर्ड वन इज़ इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो भी नॉर्मोऑस्मोलर है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो भी नॉर्मोऑस्मोलर है, लेकिन जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो ज़्यादा हो चुकी है तो दैट लीड टू इंट्रासेलुलर एडिमा। तो आज फर्स्ट काज देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय ICF, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, एंड ये कैसे जो है लीड टू इंट्रासेलुलर एडिमा। तो अगर आप लोग ICF, हाइपर ऑस्मोलैरिटी को समझें तो ये क्या है, ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है। ऑस्मोलैरिटी अगर आपको मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी हम कहते हैं कि जब भी आप एक फ्लूइड लेते हैं, आप एक सोल्यूशन लेते हैं, तो जब भी आप लोगों को उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को देखते हैं ना, कि अगर इस फ्लूइड में फॉर एग्जांपल एक गिलास फ्लूइड मैंने लिया, उसमें मैंने चीनी डाल दी, तो एक गिलास वाटर में कितनी चीनी मैंने डाली है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। ज़्यादा डाली है, कम डाली है, ज़्यादा डाली है तो हाइपर, कम डाली है तो हाइपो, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो सेल है और सेल के बाहर वाला फ्लूइड है, दैट इज़ ECF, दैट इज़ ICF। अब ICF के अंदर भी क्या होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं। हम बेसिक जो कॉमन सॉल्यूट ले लेते हैं विद इन द सेल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं पोटाशियम, और बाहर हम ले लेते हैं सोडियम। अब यहाँ पे सेल के अंदर क्या होंगे, पोटाशियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी। हम फॉर एग्जांपल समझने के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पे पोटाशियम की क्वांटिटी है 10 और बाहर सोडियम की क्वांटिटी है 10,
हाइपोथेटिकली हम ले लेते हैं काउंट ऑफ सोडियम आउटसाइडली एंड काउंट ऑफ सोडियम इनसाइडली इज इक्वल। तो इट्स मीन कि बाहर भी जो फ्लूइड में सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, जो सोडियम है या फिर ग्लूकोज है या फिर अदर जितने भी आप लोगों के कंटेंट है विद इन द फ्लूइड, तो वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं 10, और अंदर भी कितने पाए जा रहे हैं 10 पाए जा रहे हैं। इट्स मीन कि बाहर जो ऑस्मोलैरिटी है वो इक्वल है इनसाइड ऑस्मोलैरिटी के। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड जब ज़रूरत होगी तो फ्लूइड जो वाटर है H2 है वो अंदर मूव करेगा, जब ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू नीड वाटर जो है वो बाहर मूव करेगा। मतलब सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक फ्लूइड अंदर आएगा, फ्लूइड बाहर जाएगा, इससे ज़्यादा फ्लूइड जो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी तो माइनर जो है वो फ्लूइड जो है वो अकॉर्डिंग टू वो नीड वो अंदर आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू नीड बाहर चला जाएगा। यहाँ पे एक्सेसिवली फ्लूइड ना ही बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर और अंदर की ऑस्मोलैरिटी फ्लक्चुएट नहीं कर रही, वो इक्वल है, वो बराबर है। तो दैट इज़ नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी फिजियोलॉजिकली ऐसे बरकरार होती है। अंदर की ऑस्मोलैरिटी और बाहर की ऑस्मोलैरिटी इक्वल होती है, दैट इज़ 290 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकली ऐसे सिचुएशन होती। अब क्या सिचुएशन आ जाए कि अगर इंट्रासेल्युलरली क्या हो जाए, ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये ज़्यादा हो जाए। ठीक है, पहले जो उस अंदर पोटाशियम थे वो कितने थे, पोटाशियम 10 थे, बाहर सोडियम कितने थे, वो भी 10 थे। ठीक है, तो फ्लूइड ना ही अंदर आ रहा था ना ही बाहर जा रहा था, अकॉर्डिंग टू नीड जितना भी था तो वो अंदर और बाहर फ्लक्चुएट कर रहा था। अब अगर इंट्रासेल्युलरली मैं यहाँ पे सोडियम को इकामुलेट कर दूँ, कंटेंट को बढ़ा दूँ, यहाँ पे 10 पोटेशियम थे, मैंने यहाँ पे रोक दिया सोडियम को और वहाँ पे 10 सोडियम को ऐड कर दिया, तो बाहर सोडियम कितने हैं 10 है, अंदर सोडियम कितने हैं 10 है और अंदर पोटेशियम 10। तो इट्स मीन कि अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन 20 हो गई है, अंडर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है 20 और बाहर कितनी है 10। तो अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन विद इन द फ्लूइड है, वो क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो चुकी है। तो दैट इंट्रासेल्युलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 है तो 20, अगर सोडियम को और रोक दिया तो 10 और रुक जाएंगे तो 30। तो इट्स मीन कि बाहर से इंट्रासेल्युलरली जो ऑस्मोलैरिटी है वो 3 टाइम ज़्यादा हो गई है। दैट कंडीशन कॉल्ड इंट्रासेल्युलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी। और इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें आप लोगों को एक फिनोमेना याद करना होगा कि हमेशा कहीं पे भी बॉडी में सोडियम की एकमुलेशन होती है तो वहाँ पे वाटर मूव करेगा। इसको हम कहते हैं वाटर लव सोडियम। ठीक है, वाटर को प्यार है सोडियम से, तो कहीं पे भी सोडियम जब एकमुलेट होगा तो वहाँ पे वाटर हमेशा मूव करेगा। और ऑस्मोलैरिटी को बरकरार करने के लिए फ्लूइड हमेशा हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, अगर कहीं पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी है तो फ्लूइड उसको नॉर्मल करने के लिए फ्लूइड मूव करेगा बाहर की तरफ से या फिर अंदर से बाहर जाएगा, अगर बाहर जो है वो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लूइड बाहर से बहुत ही ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर से फ्लूइड जो है जो H2O है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फ्लूइड बाहर से अंदर आना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा H2O, तो अंदर फ्लूइड की एक्सेसिव एक्युमुलेशन हो जाएगी और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की को क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेल्युलर एडिमा, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेल्युलर एडिमा। तो फर्स्ट कॉज फॉर इंट्रासेल्युलर एडिमा इज़ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड हाइपर ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, अब ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड हाइपर ऑस्मोलर होता क्यों है, तो उसके भी कुछ काजेज हैं। द फर्स्ट कॉज फॉर इंट्रासेल्युलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी इज सोडियम, पोटेशियम, एटीपीज। सोडियम पोटेशियम एटीपीज एक पंप होता है सेल मेम्ब्रेन में, आप सबको पता होगा। ठीक है, 1000 मीन्स ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इसका काम क्या होता है कि आपके सेल के जो वॉल्यूम है सेल का वो बरकरार रखता है। कैसे है ये हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, यहाँ पे क्या होता है सेल के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं वेसल, दैट इज ऑक्सीजन। अच्छा, अब इंट्रासेलुलर हाइपर ऑस्मोलर जो है वो फ्लूइड क्यों होता है, तो उसके कुछ रीज़न हो गया। फर्स्ट रीज़न इज़ सोडियम पोटेशियम ATPase का ख़राब हो जाना। फर्स्ट रीज़न क्या है, सोडियम पोटेशियम ATPase डिस्ट्रप्शन, फेलियर कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सोडियम पोटेशियम ATPase ख़राब हो जाए तो इससे इंट्रासेलुलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी। कैसे? सोडियम पोटेशियम ATPase का काम क्या होता है कि ये बाहर से 2 पोटेशियम को इनसाइडली मूव करता है। 2 पोटेशियम को क्या करता है, ये इनसाइडली मूव कराता है, और अंदर से क्या करता है, सोडियम को 3 सोडियम को बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब सोडियम, मैंने क्या कहा कि सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है और बाहर से और पोटेशियम को ये लेके आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है पोटेशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे ज़्यादा है और ज़्यादा की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे ये जब ये फिनोमेना करता है और अंदर से सोडियम को बाहर लेके जाता है, तो बाहर ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा होते हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन सोडियम को बाहर लेके जाता है, तो यहाँ पे भी इसे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जब ये 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर लेके जाता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये यहाँ पे यूज़ करता है ATP। यहाँ पे क्या यूज़ करता है, ATP यूज़ करता है। ये जैसे ही ATP यूज़ कर लेता है, फास्फेट यूज़ कर लेता है, तो ये चैनल फंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं एंड 3 सोडियम बाहर चले जाते हैं। अब इसका नॉर्मल काम क्या है, सोडियम को बाहर लेके जाना, ताकि जो सोडियम अंदर आता है फिजियोलॉजिकल पर्पस के वक्त, सिग्नलिंग के वक्त, तो अदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो सोडियम अंदर आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, तो वो सोडियम यहाँ पे एकम्युलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर सोडियम अंदर एकम्युलेट होगा तो वो इंट्रासेलुलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी काज करेगा। तो इसका काम क्या होता है, मेंटेन द सेल वॉल्यूम, सेल में सोडियम को ना रोक के रखना, क्योंकि सेल में सोडियम अगर रोकेगा, वहाँ पे एकम्युलेट होगा तो बाहर से फ्लूइड अंदर आएगा। तो फिजियोलॉजिकली ये सोडियम को बाहर लेके जाता है ताकि सोडियम अंदर एकम्युलेट ना हो, ठीक है। जब सोडियम अंदर एकम्युलेट नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोगों की इंट्रासेलुलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। पोटेशियम तो अंदर है, वो तो इंट्रासेलुलर कैटायन है, वो तो अंदर आना चाहिए नॉर्मल सेल के वॉल्यूम के मेंटेनेंस के लिए, उसकी ऑस्मोलैरिटी को बरकरार रखने के लिए, लेकिन सोडियम अंदर वाला नहीं है, सोडियम बाहर वाला है, तो सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम को बाहर लेके जाता है। अब अगर किसी वजह से ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase है ये ख़राब हो जाए तो क्या होगा, अगर ये क्या हो जाए, ये ख़राब हो जाए, ये अपना काम करना बंद कर दे, तो जैसे ये अपना काम करना बंद करेगा तो ये सोडियम को बाहर नहीं लेके जाएगा, पोटेशियम को अंदर नहीं लेके आएगा। तो जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम यहाँ पे क्या होता जाएगा, सोडियम यहाँ पे एकम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सोडियम अंदर एकम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इंट्रासेलुलरली सोडियम की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो इंट्रासेलुलरली जो फ्लूइड है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, वाटर लव सोडियम, तो जहाँ पे सोडियम ज़्यादा होगा बाहर की तरफ से फ्लूइड सोडियम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर लेगा और इंट्रासेलुलरली फ्लूइड की एकम्युलेशन हो जाएगी एंड इंट्रासेलुलर एडिमा काज हो जाएगा। क्लियर। सेकंड, सोडियम पोटेशियम ATPase ठीक है, ये क्या है, ये ठीक है, इसका काम ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ख़राब हो चुका है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ख़राब हो चुका है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब ख़राब होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ATP बनती है, ठीक है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया ही ख़राब हो चुका है इस सेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP नहीं बनाएगा। तो जब ATP नहीं बनेगी,
ATP नहीं बनेगी तो ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है ये ATP यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। तो जब ये ATP यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा तो कैसे ये सोडियम को बाहर लेके जाएगा, कैसे पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। तो एंड रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, आपका सोडियम एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ATP ही नहीं है। तो जब ATP नहीं है तो वो ATP यूज़ नहीं कर पा रहा, और ATP यूज़ नहीं कर पा रहा तो सोडियम को बाहर नहीं बेच पा रहा। तो जब वो बाहर नहीं बेच पा रहा तो सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होगा, आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा और बाहर से अंदर फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाएगा और इंट्रासेल्युलर एडिमा काज हो जाएगा। थर्ड रीज़न, अच्छा सेकेंड रीज़न क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो चुका है। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, थर्ड रीज़न हो सकता है आप लोग का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर आप लोगों को पता हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ही ATP बनती है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम है, जो प्रोटीन है, वो ख़राब हो जाए, ठीक है, उसके एंजाइम्स जो एक्टिविटी जो आपकी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं वो ख़राब हो जाए, वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं वो ख़राब हो जाए, वहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो ख़राब हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब काम नहीं करेगा, जब ये फंक्शनल नहीं होगा, जब ये काम नहीं करेगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा, ATP नहीं बनेगी। जब ATP नहीं बनेगी तो एंड रिजल्ट सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ATP को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, ATP यूटिलाइज़ नहीं कर, क्योंकि है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो वो यूटिलाइज़ कैसे करेगा, सोडियम को बाहर कैसे भेजेगा। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर और एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सोडियम जब अंदर एक्यूमुलेट होगा तो इंट्रासेल्युलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी और बाहर से फ्लूइड अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्ट्रप्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ख़राब हो गया है। लास्ट जो रीज़न है दैट इज़ ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, इस्कीमिया। फॉर एग्जांपल ये एक टिश्यू सेल्स है, इनको नॉर्मल ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जब नॉर्मल ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है ऑक्सीजन आ चुका है, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होती है। 90% ऑफ द सेल जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन, अगर आप लोगों को पता हो कि यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होती है विद इन द सेल, सेलुलर रिस्पायरेशन जो होती है वो दो किस्म की होती है, या तो एरोबिक है या तो एनारोबिक है। एरोबिक क्या होती है कि जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बने, आपकी एनर्जी बने, और सेल को मोस्टली जो 90% ऑफ द ATP है वो एरोबिक रेस्पायरेशन के ज़रिए ही मिलती है, बाकी 10% जो है वो एनारोबिक के ज़रिए थे, नॉर्मल फिजियोलॉजिकली। अब जैसे ही ऑक्सीजन आ रहा है नॉर्मल, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन के ज़रिए ATP बनेगी तो सोडियम पोटेशियम ATPase ठीक से काम करेगा। अब अगर ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा, ऑक्सीजन ही कम है, ये जो सेल है ये इस्कीमिक हो चुका है, इस सेल को ऑक्सीजन नहीं डिलीवर हो रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगा तो वो, जब ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा तो एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होगी। एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होगी तो ATP प्रोड्यूस नहीं होगी ज़्यादा मकदार में। ATP प्रोड्यूस नहीं होगी तो सोडियम पोटेशियम पंप ATP यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि है ही नहीं, और जब ये सोडियम पोटेशियम पंप ATP यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा तो सोडियम को बाहर नहीं बेच पाएगा। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सोडियम एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड है वो हाइपर ऑस्मोलर होगा और आप लोगों का जो फ्लूइड है बाहर से वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी रीज़न हमने पढ़े, लास्ट रीज़न फॉर इंट्रासेल्युलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी इज़ इस्कीमिया। जो सेल है वो इस्कीमिक हो जाए, तो इन सारे कंडीशन में क्या होगा, इंट्रासेल्युलर
हाइपर ऑस्मोलैरिटी। और जब भी इंट्रासेल्युलर हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी तो मैंने क्या कहा, वाटर लव सोडियम, तो वाटर जो है, जो H2O है वो बाहर से अंदर आना स्टार्ट होगा एक्सेसिवली हर तरफ से। तो आप लोगों का जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा और उसमें फ्लूइड की एक्सेसिव एकमुलेशन हो जाएगी, एंड दैट इज इंट्रासेल्युलर एडिमा। क्लियर। सेकंड जो रीज़न है फॉर इंट्रासेल्युलर एडिमा, दैट इज ECF हाइपोऑस्मोलर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 10 पोटेशियम, यहाँ पे क्या है 10 पोटेशियम, बाहर क्या है 10 सोडियम, ठीक है, जिसने ऑस्मोलैरिटी बरकरार रखी है फिजियोलॉजिकली। अब ठीक है, अंदर 10 ही है लेकिन बाहर सोडियम की क्वांटिटी क्या हो जाए, 10 से लीड हो जाए 5 को। यहाँ पे नॉर्मल कितना थे 10, नॉर्मल कितने थे सोडियम 10 थे, लेकिन अब 10 नहीं है, अब कितने हैं 5 है। तो अंदर एज़ कम्पेयर टू बाहर जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ये हाइपर ऑस्मोलर है, एंड दैट इज़ हाइपो ऑस्मोलर। अब यहाँ पे इंट्रासेल्युलरली ऑस्मोलैरिटी अगेन आउटसाइड से ज़्यादा है, तो जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो वाटर उसी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो बाहर से जो वाटर है H2O है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा तो दैट लीड टू इंट्रासेल्युलर एडिमा। क्यों? क्योंकि बाहर जो फ्लूइड है दैट इज़ हाइपोऑस्मोलर, वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, अंदर उसकी निस्बतन सॉल्यूट ज़्यादा हो चुके हैं। तो इंट्रासेल्युलरली हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती नहीं है फिजियोलॉजिकली, लेकिन बाहर जो है वो हाइपो है तो अंदर उसके मुताबिक डोमिनेंसी है, वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर। तो बाहर से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ऑस्मोलैरिटी को बरकरार करने के लिए अंदर आना स्टार्ट होगा और सेल स्वेल अप होगा एंड इंट्रासेल्युलर एडिमा होगा। ठीक है। द लास्ट रीज़न, द लास्ट कॉज फॉर इंट्रासेल्युलर एडिमा इज़ इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकली मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है दैट इज़ हाईली सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल होता है। इसमें ऐसे फ्रीली सारी चीज़ें मूव नहीं करती, ठीक है, सेलेक्टिवली सारी चीज़ें मूव करती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ख़राब हो जाए, ये सारा मेम्ब्रेन जो है वो पोरस हो जाए, तो पहले अगर नॉर्मल फ्लूइड अंदर आना मूव करता था, तो अब मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी की वजह से, इंक्रीज़ होने की वजह से हर जगह से फ्लूइड अंदर आना स्टार्ट होगा और अंदर फ्लूइड की एक्सेसिव एकमुलेशन होगी एंड दैट लीड टू इंट्रासेल्युलर एडिमा, इंट्रासेल्युलर एडिमा। ठीक है, तो ये 3 रीज़न थे आपके इंट्रासेल्युलर एडिमा के इंट्रासेल्युलर एडिमा होता क्या है और किन रीज़न की वजह से इंट्रासेल्युलर एडिमा होता है। होपफुली इससे आपको इंट्रासेल्युलर एडिमा की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट इज़ ऑन इंटरस्टिशियल एडिमा एंड ट्रांससेल्युलर एडिमा। अगर इस लेक्चर में इंट्रासेल्युलर एडिमा में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।